प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर का जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 1.1 था। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस लेक्चर को इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट कर सकें। आज के टॉपिक को यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यूनिट है क्या चीज। देखिए, अगर मैं इस बोर्ड की यहां से लेकर यहां तक लेंथ मेजर करता हूं तो लेट्स से वो मेरे पास आती है 2 मीटर। अब अगर मैं इस मेजरमेंट्स में से ये चीज हटा दूं तो ये 2 मुझे क्या बताएगा? ये 2 मिलीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 फीट है, 2 इंचेस है, क्या चीज है भाई? इसका मतलब है 2 मीनिंगलेस है। इस 2 को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा उसको हम कहते हैं यूनिट। यानी किसी भी मेजरमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें साथ यूनिट लगाना पड़ता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेजरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा यूनिट। यानी किसी भी मेजरमेंट में न्यूमेरिकल पार्ट के साथ यूनिट का होना लाजमी है, अदरवाइज जो मेजरमेंट है वो मीनिंगलेस होगी। अब यहां पर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो भाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इनकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? पुराने जमाने की बात है कि मेजरमेंट के मुख्तलिफ तरीके राइट थे। कुछ लोग लेंथ को मेजर करने के लिए अपने हैंड स्पैन्स को यूज करते थे, इस तरह 1 2 3 इस तरह से मेजर करते थे। कुछ लोग अपने आर्म्स को यूज करते थे, फिर कुछ लोग अपने फुट स्टेप्स को यूज करते थे, कुछ लोग मैस को मेजर करने के लिए ईंट का यूज करते थे, फिर कुछ कंट्रीज में स्टोन्स यूज किए जाते थे। तो यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि एक बंदा जब हैंड स्पैन से लेंथ मेजर करता था तो वो कुछ और आती थी, फिर कोई दूसरा बंदा मेजर करता तो वो कुछ और आती थी। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, इन सारी मेजरमेंट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मुतारफ कराया, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट्स। यहां पर अब हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को थोड़ा सा डिफाइन किया है। In 1960, an international committee agreed on a set of definitions and standards to define and measure physical quantities. जाहिर है 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी थी जिसमें ओवरऑल दी वर्ल्ड बहुत सारे साइंटिस्ट शामिल थे। उन्होंने मेजरमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया कि आप इस स्टैंडर्ड से सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करें। तो इससे क्या हुआ कि मेजरमेंट्स यूनिफॉर्म हो गई। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं लेंथ की। अब लेंथ अगर मेजर करनी है आप भी मीटर रूल से करेंगे, अगर मैंने करनी है तो मैं भी मीटर रूल से करूंगा। यानी एक हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका कार आ गया है लेंथ को मेजर करने का। अगर मैं यहां पर 1 मीटर लेंथ मेजर करता हूं तो ये भी उतनी ही 1 मीटर होगी जितनी आप किसी चीज की 1 मीटर लेंथ मेजर करेंगे। यानी ओवरऑल जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो यूनिफॉर्म हो गया। तो यही जो सिस्टम है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। प्यारे बच्चों, जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की थी हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिमिलरली जो SI यूनिट्स होते हैं उनको भी हम कैटेगराइज करते हैं बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। जिस तरह हमने कहा था कि बेस क्वांटिटीज से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, यानी जो क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज के ऊपर से डिराइव होती है उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिमिलरली जो बेस यूनिट्स हैं ये भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और बाकी सारे के सारे यूनिट्स इनके ऊपर से डिराइव होते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं और डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो अब हमने यहां पर लिख दिया है बेस यूनिट्स, साथ के साथ आप भी नोट्स बनाते जाएं। बिल्कुल यही डेफिनेशंस आपने उठाकर नोट्स में लिखनी है और पेपर में भी आपने इसी तरह लिखकर आना है विद हेडिंग्स। तो भाई हमने अभी पढ़ा है कि SI यूनिट्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करते हैं बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में। तो वो तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट आज जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो यूनिट्स हैं।
तो यहां पर पहले हमने बेस यूनिट्स पढ़ने हैं और फिर हम डिराइव यूनिट्स पढ़ेंगे। तो बेस यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है? बेस यूनिट्स आर फंडामेंटल एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स। देखिए, बेस क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई स्पाइसी डिश बनानी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको साल्ट चाहिए होगा, डिफरेंट आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, मसाला जात चाहिए होंगे, यानी वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट चीजें हैं। उनको मिलाने से देन आपके पास एक स्पाइसी डिश आ जाएगी जो कि एक डिराइव क्वांटिटी होगी। सिमिलरली यहां पर भी जो बेस यूनिट्स हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। ये और किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करते बल्कि ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। जाहिर है बेस यूनिट्स जब इंडिपेंडेंट और फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो फिर ये बाकी किसी यूनिट से डिराइव नहीं होंगे। एंड ऑल दी अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं फिजिक्स में वो सारे के सारे बेस यूनिट से ही डिराइव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज थी। उनके जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 बेस यूनिट्स हैं। हर क्वांटिटी का एक एक यूनिट है, एसआई यूनिट इसको हम कहते हैं। तो 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स हैं। तो चलिए अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो 7 बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। ये हैं हमारे पास 7 बेस यूनिट्स। देयर आर 7 बेस यूनिट्स। जाहिर है मैंने आपको पहले बताया है कि 7 बेस यूनिट्स हैं। तो यहां पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं ये। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये उनके एसआई यूनिट्स हैं, कंप्लीट वर्ड्स में हमने उनको लिखा है। और यहां पर ये सिंबल्स हैं। तो लेंथ क्या है? ये एक बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर है, METRE, और सिंबल स्मॉल m है। देन हमारे पास मैस है, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है और इसको हम स्मॉल k स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास टाइम है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है और सिंबल स्मॉल s है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है जिसका ऐसा यूनिट केल्विन है और इसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जिसका ऐसा यूनिट कैंडेला है और कैंडेला को हम स्मॉल c स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसका ऐसा यूनिट है मोल और इसको हम स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l MOL मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस टेबल में जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप यहां पर देखें तो मैंने इन सब वर्ड्स में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल लिखा है। मीटर का M भी स्मॉल है, किलोग्राम का K भी स्मॉल है, सेकंड का S भी स्मॉल है, एम्पेयर का A भी स्मॉल है, फिर केल्विन का K भी स्मॉल है। यानी फर्स्ट जो इनका अल्फाबेट है ये सबका स्मॉल है। ऑल्दो अब एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नेम है तो आपने तो रूल पढ़ा हुआ है कि जो साइंटिस्ट का नेम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटलाइज होगा। बट यहां पर कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखते हुए एसआई यूनिट्स को आपने ख्याल रखना है कि फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटलाइज नहीं करना। अगर आप कैपिटलाइज कर देंगे तो वो एक मिस्टेक कंसिडर होगी और वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। हाँ, अलबत्ता सिंबल में जो एम्पेयर है वो कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपने ये पॉइंट बिल्कुल जहन में रखना है कि आपने जब कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटलाइज नहीं करना। यहां पर ये जितने भी हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, ऑल्दो इन सब की प्रॉपर डेफिनेशंस हैं वो हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट यहां पर आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर बेस क्वांटिटीज हैं और इनके यूनिट्स ये क्या हैं। देखिए, लेंथ एक्चुअली क्या चीज है, यानी पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, कुछ डिस्टेंस है यानी लेंथ, उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ऑल्दो इसकी और भी यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, फीट्स भी हैं, यानी आप इसको इंचेस में मेजर करते हैं। बट जो एसआई यूनिट है इसका वो मीटर है। देन मैस है, आप किसी भी चीज का मैस मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी चीज में तो उसका यूनिट किलोग्राम है, यानी एसआई यूनिट जो मैस का है वो किलोग्राम है। ग्राम भी यूनिट है और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं बट इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। टाइम का भी जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है। ऑल्दो आप आवर्स भी कहते हैं, मिनट्स भी होते हैं, बट जो एसआई यूनिट होगा वो सेकंड होगा। इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की तो सिंपल सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी। लेट्स से आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप उसको वायर के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वायर में से क्या करता है, करंट फ्लो करके आता है। तो भाई वही इलेक्ट्रिक करंट है, उसका जो एसआई यूनिट है एम्पेयर, यानी उसको हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल चार्जर की बैक साइड पर देखें तो वहां पर लिखा हुआ होता है 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर, यानी ये चार्जर कितना करंट प्रोवाइड कर सकता है।
देन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, भाई टेम्परेचर तो जानी पहचानी चीज है, आपको बुखार होता है तो आप टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेजर करते हैं। डेली का टेम्परेचर भी आप देखते हैं कि आज कितना टेम्परेचर है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है। बट जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है वो केल्विन है। देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, इसका एसआई यूनिट कैंडेला है। कैंडेला को समझने के लिए बस आप इतना फिलहाल याद रख लें कि जो कैंडल होती है इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 1 कैंडेला होती है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसी जो सब्सटेंस है आपके पास उसमें, तो इसका यूनिट हमारे पास मोल होता है। यानी मोल ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी ग्लास में वाटर है तो उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, इन 7 बेस क्वांटिटीज और इन 7 बेस यूनिट्स को तो आप बिल्कुल घोल कर पी लें, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सारी की सारी फिजिक्स इन्हीं बेस क्वांटिटीज और इन्हीं बेस यूनिट्स पर ही बेस्ड है। सारी की सारी फिजिक्स की फाउंडेशन ही इन पर है, और अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो आपके लिए फिजिक्स आगे चलकर बहुत ही आसान हो जाएगी। बेस यूनिट्स को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। सो डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच डिपेंड ऑन बेस यूनिट्स। बट डिराइव्ड यूनिट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे बेस यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, सिमिलरली जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो बेस यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। बेस यूनिट्स को मिलाने से हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं, इसलिए हमने लिख दिया एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वन और मोर बेस यूनिट्स। यानी एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। किस तरह से, देखिए जैसे हमारे पास एरिया, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेट्स से एरिया का एग्जांपल लेते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब यहां पर आपको पता है कि लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो भाई ये हो जाएगा मीटर। विड्थ का क्या यूनिट है, ये भी एक लेंथ ही है, इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। देखिए 1 और मोर बेस यूनिट, अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। जब एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका जो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, एक डिराइव्ड यूनिट होगा। यहां पर आपको समझ आ गया। एंड कैन बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग 1 और मोर बेस यूनिट्स, यानी एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट। देखिए यहां पर अब हमने एक ही बेस यूनिट को कंबाइन किया है, मीटर को ही मीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया। इसलिए हमने लिखा है 1 और मोर बेस यूनिट्स, यानी एक या एक से ज्यादा 2 यूनिट्स को मिला सकते हैं, 3 को, 4 को, वो जितनी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फाइनली फिर डेफिनेशन क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच डिपेंड ऑन बेस यूनिट्स, कि ये ऐसे यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं एंड कैन बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग 1 और मोर बेस यूनिट्स, और एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट्स को कंबाइन करने से हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। तो चलिए अब डिराइव्ड यूनिट्स की बाकी एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स की एग्जांपल्स को। तो भाई टेबल नंबर 1.2 में कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स दिए गए हैं, तो वहीं से हम सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। तो भाई फोर्स क्या है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसका जो यूनिट होगा वो एक डिराइव्ड यूनिट होगा। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो यूनिट में हम लिख देंगे न्यूटन। अब न्यूटन का यहां पर आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा वो कैपिटलाइज नहीं करना। ऐसा यूनिट लिखते हुए आपने फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटलाइज नहीं करना, अगर आप कैपिटलाइज कर देंगे तो वो एक मिस्टेक कंसिडर होगी। यहां पर आपने इस अल्फाबेट को संभाल ही रखना है। अब इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एन। जाहिर है फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और न्यूटन का जो सिंबल है वो कैपिटल एन है। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, प्यारे बच्चों यहां पर न्यूटन एक डिराइव यूनिट है। अब हमने इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो किस तरह से करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स आप कहां से फाइंड करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma। भाई F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन क्या है, एक डिराइव यूनिट है, ma। अब मैस का यूनिट यहां पर पुट करें, किलोग्राम हो जाएगा। एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन का यूनिट क्या है, आपने मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यानी डिराइव्ड यूनिट जो न्यूटन है उसको हमने एसआई बेस यूनिट्स की फॉर्म में
एक्सप्रेस कर दिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्क, यानी वर्क डन। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। इसको भी हम स्मॉल जे से लिखेंगे जब कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, और सिंबल इसका होता है कैपिटल जे। देन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट हमने एक्सप्रेस करना है, तो वर्क डन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? वर्क इज इक्वल टू भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर वर्क का जो यूनिट है वो क्या है? जूल। जूल क्या है? एक डिराइव यूनिट है। इसको हमने एसआई बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो भाई फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट ये एक्चुअली एक लेंथ ही है, डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली एक लेंथ ही होती है, तो ये इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब यहां पर न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स को भी हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया है, तो उसका हमारे पास एसआई बेस यूनिट्स की फॉर्म में क्या आया था? किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, और ये मीटर साथ इसी तरह आ जाएगा। देन यहां पर अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, सेकंड पावर -2। यानी जूल को अगर आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो आपके पास ये आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी है पावर। तो पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वाट। यहां पर वाट का भी हम जो फर्स्ट अल्फाबेट है W उसको स्मॉल लिखेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसका सिंबल है कैपिटल W। देन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी हमने अब इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो पावर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में। किस तरह से पावर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से इसको डिवाइड करते हैं। देन वर्क का हमारे पास यूनिट क्या होता है? जूल। जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। तो भाई जूल को अभी हमने एक्सप्रेस किया था बेस यूनिट्स की फॉर्म में, वो हमारे पास क्या आया था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 डिवाइडेड बाय सेकंड। तो अब नीचे से ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, तो सेकंड पावर -1 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, और ये सेकंड पावर -1 हो जाएगा। देन हमारे पास फाइनल क्या आंसर आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 -1, ये हो जाएगा -3। यानी पावर जिसका हमारे पास यूनिट है वाट, वाट को अगर हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जब एक डिराइव क्वांटिटी है तो इसका जो यूनिट होगा वो एक डिराइव यूनिट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। कूलम का भी हम जो C है वो कैपिटलाइज नहीं करेंगे बल्कि स्मॉल लिखेंगे, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल C होगा। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मैट्रिक में आप डिफाइन किया करते थे, Q = IT। इसमें I क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट है। T क्या है? टाइम है, जिसका यूनिट हमारे पास सेकंड है। करंट I ये भी एक बेस क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है एम्पेयर वो एक बेस यूनिट होगा। सो Q जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका यूनिट हमारे पास कूलम है, तो कूलम यहां पर पुट कर दें, I एम्पेयर हो जाएगा। टाइम इसका यूनिट सेकंड है, तो यहां पर अब कूलम जो कि एक डिराइव यूनिट है उसको हमने 2 बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। यानी एम्पेयर भी यहां पर एक बेस यूनिट है और सेकंड भी एक बेस यूनिट है। तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि यहां पर 2 बेस यूनिट्स को मिलाने से हमारे पास एक डिराइव यूनिट बन रहा है। यानी 2 बेस यूनिट एम्पेयर और सेकंड को मिलाने से हमारे पास डिराइव यूनिट कूलम बन रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी है प्रेशर। तो भाई प्रेशर जब डिराइव क्वांटिटी है तो इसका जो यूनिट होगा एसआई यूनिट वो भी एक डिराइव यूनिट होगा। प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या है? पास्कल। यहां पर पास्कल का जो पी है ये भी स्मॉल लिखेंगे, बट जब सिंबल में लिखेंगे तो सिंबल इस तरह से है, इसका कैपिटल P स्मॉल a। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, तो प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं?
लेट्स से यहां पर ये मेरे पास जो मार्कर है, मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ये फोर्स कितने एरिया पर लग रही है? दिस इज प्रेशर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये मीटर पावर -2 हो जाएगा, न्यूटन मीटर पावर -2। बट यहां पर जो न्यूटन है ये तो एक डिराइव्ड यूनिट है। इसको हम बेस यूनिट्स की फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? फोर्स वाले सेक्शन में हमने देखा था किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, ये मीटर पावर -2 साथ इसी तरह आ जाएगा। देन अब हमारे पास क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पावर, यहां पर 1 है, ये देखिए ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? एडअप हो जाएंगी। 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1, मीटर पावर -1 सेकंड पावर -2। तो भाई प्रेशर जिसका यूनिट क्या था हमारे पास? पास्कल। पास्कल क्या था? एक डिराइव्ड यूनिट है। इसको हमने बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। प्यारे बच्चों, बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स ये फिक्स्ड है और ये 7 ही है। बट डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स ये फिक्स नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे हो सकते हैं। 1995 में हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स की लिस्ट में 2 न्यू यूनिट्स ऐड किए गए। पहले इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता था, बट अब उनको डिराइव्ड यूनिट्स की लिस्ट में ही शामिल किया जाता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो चलिए अब उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन एंगल को डिस्कस करते हैं। प्लेन एंगल, तो भाई प्लेन एंगल होता क्या है? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। लेट्स से आप पिज्जा लेकर आते हैं और पिज्जा कुछ इस तरह से है भाई, ये है हमारे पास पिज्जा। अब पिज्जा में क्या होते हैं? स्लाइसेस होते हैं। लेट्स से ये पिज्जा का सेंटर है, यहां से ये इस तरह से स्लाइसेस होते हैं, उसमें कुछ इस तरह से, देन इस तरह से, और फिर इस तरह से, यानी यूं स्लाइसेस बने हुए होते हैं। अब जरा इस एक स्लाइस को निकालकर अब बाहर रखें, यहां पर ये चीज बन जाएगी आपके पास। अब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। अगर हम फिजिक्स की वर्डिंग में बात करें तो क्या होगा कि किसी भी सर्कल में 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल फॉर्म होता है यहां पर, उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। इसको भी हम जब कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो आर को कैपिटलाइज नहीं करेंगे बल्कि स्मॉल लिखेंगे, और सिंबल इसका कुछ इस तरह से होता है RAD। अब रेडियन क्या चीज है? लेट्स से यहां पर ये हमारे पास रेडियस है जो कि R है। अगर ये रेडियाई इस सर्कमफेरेंस को इस तरह से कट करें कि ये जो R लेंथ है ये भी रेडियस के इक्वल आए, देन हम कहेंगे कि ये जो एंगल है वो हमारे पास 1 रेडियन है। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, अब बेस यूनिट्स की फॉर्म में जाहिर है ये डायमेंशन लेस है तो इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, डायमेंशन लेस, यहां पर हमने डायरेक्टली लिख दिया डायमेंशन लेस। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। तो भाई सॉलिड एंगल क्या होता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड एंगल है क्या चीज। पहली बात, पहले जो हमने प्लेन एंगल पढ़ा था वो 2 डायमेंशनल है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन होता है। वहां पे जब हमने सर्कल कंसिडर किया था, जब हम अब 3 डायमेंशन में आ रहे हैं तो हमें एक स्फीयर कंसिडर करना पड़ेगा। लेट्स से ये एक आपके पास स्फीयर है, इसको आप एक स्फीयर माने, जिस तरह से फुटबॉल होता है। उस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा आप इस तरह सर्कल ड्रा करें। लेट्स से आपके पास एक फुटबॉल है, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा एरिया ड्रा किया है, एक सर्कल ड्रा किया है। देन स्फीयर के सेंटर पर उस सर्कल की वजह से जो आपके पास एंगल फॉर्म होगा स्फीयर के सेंटर पर, उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है भाई? स्टेरेडियन। यहां भी स्टेरेडियन, जो S होगा उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देन इसको हम लिखते हैं SR से, स्मॉल s स्मॉल r। अब स्टेरेडियन क्या चीज है? देखिए यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो उस वक्त 1 स्टेरेडियन होगा अगर ये जो सर्कल है इसका एरिया R² की इक्वल हो। जब ये दोनों लेंथ्स R हो, यानी स्फीयर का जो सेंटर से अपनी बाउंड्री तक का डिस्टेंस है अगर वो R है, तो यहां पर सर्कल इतना ड्रा करें कि उसका जो एरिया है वो R² के इक्वल हो।
तो देन यहां पर सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है स्फीयर के सेंटर पे वो होगा 1 स्टेरेडियन। यहां पर है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। जाहिर है सॉलिड एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे, डायमेंशनलेस। यहां तक हमने पढ़ ली है बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। उसमें हमने देखा कि बेस यूनिट्स एक्चुअली क्या चीज है, डिराइव यूनिट्स इनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, फिर हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स देखी। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये हमें परमिट करता है कि हम कुछ और यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे टाइम के लिए जो एसआई यूनिट था बेस यूनिट्स के इसमें जो हमने पढ़ा है वो सेकंड था, बट हम तो आवर्स भी यूज करते हैं, ईयर्स भी कहते हैं, मंथ्स भी कहते हैं, डेज भी कहते हैं, मिनट्स भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह के यूनिट्स भी होते हैं, ये एडिशनल यूनिट्स हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ये है वो एडिशनल यूनिट्स जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। आपने बिल्कुल इसी तरह हेडिंग्स के साथ इन सारे पॉइंट्स को लिखना है नोट्स में। सो ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स आर, यानी रवायती तौर पे जो मैथमेटिक्स में यूजुअली यूज किए जाते हैं एंगल्स के यूनिट्स, डिग्री, आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड। डिग्री को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह आप कहते हैं 25 डिग्री, 30 मिनट एंड 59 सेकेंड्स, कुछ इस तरह से आप मैट्रिक में भी शायद रिप्रेजेंट करते रहे हो। सो ये है हमारे पास आर्क मिनट, ये है हमारे पास आर्क सेकंड, ये है डिग्री। यानी इस तरह के यूनिट्स भी हमने एंगल की यूनिट, प्लेन एंगल का हमने रेडियन पढ़ा है, सॉलिड एंगल का हमने स्टेरेडियन पढ़ा है, बट अदर देन दोज हम इस तरह के जो यूनिट्स हैं वो भी यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। पॉइंट नंबर 2 है यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। जनरली जो हम ऐसा यूनिट पहले हमने पढ़ा था बेस यूनिट्स के लिस्ट में वो था सेकेंड, बट इसके कुछ और ट्रेडिशनल यूनिट्स भी हैं, जैसा कि मिनट हो गया, जाहिर है मिनट्स में भी आप टाइम मेजर करते हैं, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, ये सारे भी टाइम के यूनिट हैं। थर्ड पॉइंट है लॉगरिथमिक यूनिट्स। लॉगरिथमिक यूनिट्स में कॉमनली हमारे पास बेल एंड डेसिबल। अब बेल तो एक यूनिट है, यूजुअली यूज किसी किया जाता है, अकास्टिक्स में यूज होता है, साउंड एक ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें हम यूज करते हैं, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड को यूजुअली हम डेसिबल्स में लिखते हैं। तो बेल ये एक यूनिट है। डेसी यहां पर क्या है, ये प्रीफिक्स है। अब एसआई प्रीफिक्सेस वाले लेक्चर में हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एसआई प्रीफिक्सेस रिलेटेड, उसमें हम देखेंगे कि डेसी क्या चीज है और प्रीफिक्सेस क्या चीज है। और कॉमनली यूज इन अकास्टिक्स, इनको साउंड में, अकास्टिक्स में कॉमनली यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है कॉमन मेट्रिक यूनिट्स इन डेली लाइफ। तो सबसे पहला है लीटर। भाई लीटर एक जाना पहचाना यूनिट है। आप कहते हैं 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर, तो ये वही वाला लीटर है, यानी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। टन, मैट्रिक टन इसको कहते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज मैसेज, जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, वैन्स वगैरह होती हैं, इनका जो मैस होता है बहुत ज्यादा होता है, उसको टन में मेजर किया जाता है। अब यहां पर बात आती है कि मैट्रिक यूनिट का क्या मतलब है। तो भाई मैट्रिक यूनिट ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीटर को ले, 1 लीटर हमारे पास इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्या है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है, एसआई डिराइव्ड यूनिट। मीटर बेस यूनिट था, बट मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो मीटर क्यूब भी एक डिराइव्ड यूनिट है। अब 1 लीटर को अगर हम मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करें तो ये 10⁻³ की फॉर्म में कुछ आ रहा है। सिमिलरली अगर टन को अगर आप एक्सप्रेस करें तो वो कुछ आता है 10⁻³ किलोग्राम, यानी ये भी 10 की पावर में आ सकता है। तो वो सारे यूनिट जिनको हम 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम कहते हैं मैट्रिक यूनिट्स, और जिन यूनिट्स को आप 10 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन मैट्रिक यूनिट्स। इसलिए हमने पॉइंट नंबर 5 में लिखे हैं नॉन मैट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स। अब ये कौन से हैं, जैसे एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या यू से। देखिए एटॉमिक स्केल पर जहां पर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की हम बात करते हैं वहां पर हम ये यूनिट यूज करते हैं, बिकॉज उनका मास बहुत स्मॉल होता है, इसी वहां पर हम म्यू या यू जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको हम यूज करते हैं, और ये एटॉमिक फिजिक्स में ही यूज होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। वैसे तो हम एनर्जी का यूनिट जूल यूज करते हैं, बट जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऑलमोस्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए ये जो चीज है ये डायरेक्टली 10⁻³ की फॉर्म में नहीं आई, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहते हैं कि ये नॉन मैट्रिक यूनिट है। सिमिलरली एटॉमिक मास यूनिट जो यू है या म्यू, ये भी नॉन मैट्रिक यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉटिकल एंड मेट्रोलॉजिकल यूनिट्स।
इसमें हमारे पास आ जाते हैं नॉटिकल माइल और नॉट। अब नॉटिकल माइल जो है ये डिस्टेंस का एक यूनिट है, बट ये किस वक्त यूज होता है, ये शिप्स के लिए यूज होता है कि शिप्स जितना डिस्टेंस कवर करती हैं उसको हम नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं, या एरोप्लेन जब फ्लाई करता है वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। देन नॉट, नॉट जो है जिस तरह आप स्पीड के लिए यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड, इसी तरह नॉट जो है ये एक यूनिट है जो कि स्पीड एट सी, यानी जो आपकी शिप्स हैं उनकी कितनी स्पीड है। देन मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में आ जाता है यानी स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स एटमोस्फियर, इसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी, यानी जो आपके एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं उनकी स्पीड से फ्लाई कर रहे हैं, ये सारे का सारा हम इस नॉट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, यूनिट्स फॉर लैंड एरिया, यानी लैंड के एरिया को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, वो यूजुअली एकड़ एंड हेक्टेयर। तो एकड़ क्या है, यूज्ड इन लैंड मेजरमेंट, इसको हम एरिया ऑफ लैंड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हेक्टेयर, अ मीट्रिक, अच्छा यहां पर आपने याद रखना है ये मीट्रिक यूनिट है हेक्टेयर, अ मीट्रिक यूनिट कॉमनली यूज्ड इन लैंड मेजरमेंट, इसको भी लैंड का एरिया वगैरह ही मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 8 है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो भाई इसमें है बार, मिली बार एंड किलो बार। बार जो है ये प्रेशर का यूनिट है, वैसे जनरल प्रेशर का यूनिट जो हमने डिराइव यूनिट्स में पढ़ा था वो था पास्कल, बट जब बहुत ज्यादा पास्कल हो जाए यानी 1 लाख पास्कल एक बार के इक्वल होता है, बहुत सारे जीरोस को बचने के लिए फिर हम इस बार यूनिट को यूज कर लेते हैं। मिली बार, मिली क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, किलो भी एक प्रीफिक्स है, ये हम प्रीफिक्सेस में जाकर पढ़ेंगे मिली और किलो के बारे में। बट मिली बार को हम मेट्रोलॉजी में यूज करते हैं, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर्स को मेजर करने के लिए जहां पर प्रेशर थोड़ा कम होता है। देन किलो बार बहुत जहां पर हाई प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, वहां पर हम किलो बार को यूज करते हैं, यूजुअली इंजीनियरिंग में यूज होता है, जियोलॉजी में हम इस यूनिट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, यूनिट्स यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एंगस्ट्रॉम एंड बार्न। ये जो 2 यूनिट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी आगे जाकर यूज होंगे, फिर सेकेंड ईयर की बुक में भी आगे जाकर यूज होंगे। एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है एक्चुअली डिस्टेंस का, एटॉमिक स्केल डिस्टेंसेस को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, बहुत छोटे लेवल पर जो डिस्टेंसेस होते हैं। देन बार्न, यूज टू मेजर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में हम यूज करते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर करने के लिए। ये हम फिर उन चैप्टर्स में जाकर मजीद डिटेल में भी इन यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, वहां पर आपने दरमियान से लाइन लगा के एक तरफ बेस यूनिट्स लिखने हैं, एक तरफ डिराइव यूनिट्स लिखने हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, देन आपने उनकी एग्जांपल्स कुछ लिख देनी है। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है कि एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, या फिर कोई भी और डिराइव क्वांटिटी दे सकता है, या आपको डायरेक्टली कह सकता है एक्सप्रेस जूल इनटू बेस यूनिट्स। तो फिर आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको कुछ डिराइव क्वांटिटीज लेकर उनके डिराइव यूनिट्स को बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना बताया था। और इसी तरह बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकते हैं, जैसे वो आपसे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट पूछ सकता है, या फिर आपके पास एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है, न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एज, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। यानी आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। देन जो हमने एडिशनल यूनिट्स पढ़े हैं, इनमें मैट्रिक यूनिट्स और नॉन मैट्रिक यूनिट का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए। वहां पर आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक यूनिट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैट्रिक यूनिट, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। या फिर आपके पूछ सकता है प्रेशर के बारे में कि प्रेशर के जो ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, तो वहां पर आपने पहले डिराइव यूनिट लिखना है, फिर उसके बाद इन यूनिट्स का भी जिक्र करना है। देन उसके बाद आपके पास एटॉमिक यूनिट के बारे में पूछ सकता है, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। इस तरह आपने इन यूनिट्स को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वो लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपने जस्ट करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।